नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। इस वीडियो में हम मुगल वंश के अंतर्गत अकबर से अध्ययन करेंगे। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की है। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया है। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। तो ये मिर्जा अबुल कासिम का नाम थोड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो 1556 से 60 तक रहा है। अकबर ने बैरम खां को अपना वकील वकील मतलब वजीर को कहते हैं नियुक्त किया और उसे खान खाना की उपाधि प्रदान की। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों का हल निकालने और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। तो पानीपत का दूसरा युद्ध वास्तव में अकबर के संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह इस उपाधि को धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। ये वजीर हेमू के बारे में बता रहा है। तो बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर का जो वजीर हेमू था के मध्य हुई, जिसमें हेमू की पराजय और मृत्यु हो गई। ये हेमू के बारे में विशेषता बताया गया, मतलब इसके बारे में तथ्य था कि दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि किया था धारण, और यह ऐसा उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। आगे देखते हैं। लेकिन 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। अकबर ने उसे मक्का चले जाने को कहा। मक्का जाते वक्त पाटन गुजरात में है नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब आगे देखते हैं। अब पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी तक, यानी 4 वर्ष का। तो बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर पर शाही हरम का प्रभाव रहा, जिसमें माहम अनगा का प्रभाव सर्वाधिक था। लेकिन अदमखा यानी कि माहम अनगा का पुत्र को मृत्यु दंड 1562 ईस्वी में और माहम अनगा की मृत्यु 1562 ईस्वी में के बाद अकबर ने स्वयं को अपने निकटस्थ संबंधियों के प्रभाव से मुक्त कर लिया। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को इसने समाप्त किया अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 में जजिया कर की समाप्ति की। तो ये तीनों ये तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। मैं फिर से बोल देता हूँ। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति और 64 में जजिया कर की समाप्ति। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में। तो यह युद्ध राणा प्रताप और मुगल जो नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खां किया था मुगल शासन के तरफ से के मध्य हल्दी घाटी में हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुआ। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। राणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी। अकबर की मृत्यु 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। मैं फिर से पढ़ता हूँ। अकबर की मृत्यु 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई है। उसे बौद्ध प्रभाव से निर्मित सिकंदरा जो आगरा में है के मकबरे में दफनाया गया है। अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। आगे देखते हैं अकबर की राजपूत नीति कैसी रही है। तो अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की थी। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया, जिससे उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था। आगे देखते हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। तो कौन कौन से रत्न? सबसे पहला बीरबल था, जिसका नाम था दरअसल महेश दास। तो अकबर ने उसे राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। दूसरा है टोडरमल। वह अकबर का वित्त मंत्री था। उसने भूमि माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास किया।
तीसरा है मान सिंह, वह अकबर का सेनापति था। और चौथा है तानसेन, जो रामतनु पांडे जिनका नाम है, वह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था। वह ग्वालियर से संबंधित था, उसका मकबरा भी ग्वालियर में है। अकबर ने तानसेन को कंठा मरवानी की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। तो प्याज से अधिक प्रेम होने के कारण इसे मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। हकीम हुमाम, वह शाही विद्यालय का प्रमुख था। 7वां नंबर है फैजी, वह अबुल फजल का बड़ा भाई था। उसने लीलावती, जो गणित की पुस्तक है, का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि लीलावती जो गणित की पुस्तक है उसे फारसी भाषा में अकबर काल में किसने अनुवाद किया था? तो फैजी ने अनुवाद किया था, और ये अबुल फजल का भाई था बड़ा। आगे है अब्दुल रहीम खान खाना, तो वह बैरम खां का पुत्र था। 9वां नंबर है अबुल फजल के बारे में। उसने अकबरनामा फारसी भाषा में एवं आईने अकबरी की रचना की है। यह अकबर के शासनकाल का सरकारी गजट माना जाता है। 1602 में सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो ये सलीम अकबर का बेटा ही था, उसी के इशारे पर अबुल फजल की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा? ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। अब अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं एक बार। तो इधर प्रदेश है, इधर काल है, फिर इधर पराजित शासक, और फिर इस साइड है मुगल सेनापति कौन था। तो मालवा प्रदेश जिसकी राजधानी थी सारंगपुर, ये इसमें पराजित कौन हुआ था? बाज बहादुर पराजित हुआ था। उस समय आदम खां सेनापति था। चुनार 1561 ईस्वी में, और उस समय मुगल सेना आसफ खां था। आसफ खां के ही नेतृत्व में गोंडवाना भी मुगल साम्राज्य में मिल गया है। फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जैसे आमेर, मेड़ता और मेवाड़, तो ये 1562 में ही हुआ है, आमेर भी और मेड़ता भी। लेकिन मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में 1568 ईस्वी में शामिल किया गया है। तो इसी तरीके से सारा है। फिर हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित कुछ बातें दी गई है, फैक्चुअल, रणथंभौर, कालिंजर, मरवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। इसे आप देख लीजिएगा, PDF तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम बॉक्स पे। लेकिन ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था इस तीनों ने। क्या नाम है? एक तो मारवाड़ है, और फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। तो हर राय जैसलमेर की तरफ से, बीकानेर की तरफ से राय कल्याणमल और चंद्रसेन मारवाड़ की तरफ से, तीनों ने स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाकी इधर दिखा हुआ है प्रथम युद्ध जो गुजरात का था, और द्वितीय युद्ध इसके बारे में। दक्षिण भारत का थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ 3 के बारे में दिया हुआ है। और खानदेश ने तो स्वेच्छा से ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि अन्य 2 युद्ध के माध्यम से। और असीरगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असीरगढ़ दरअसल अकबर का अंतिम अभियान था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया 1601 ईस्वी में। अकबर की धार्मिक नीति को देखते हैं। तो अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। सबसे पहला है इबादत खाना, जो प्रार्थना भवन जिसका मतलब होता है, 1575 में इसने बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए इबादत खाना स्थापित करवाया। पहले यह केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए खुला था, परंतु 1578 ईस्वी से सभी धर्म के लोग इबादत खाने में जाने लगे। अकबर ने विभिन्न धर्म के विद्वानों को इबादत खाने में आमंत्रित किया, जिसमें प्रमुख थे जैन धर्म से जिन चंद्र सूरी और हरि विजय सूरी, और फिर एक विजय सेन सूरी। तो 3 नाम है जैन धर्म से, जिन चंद्र सूरी, हरि विजय सूरी और विजय सेन सूरी। पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जीराना को, ईसाई धर्म से मोनसेरात एवं एकावीवा को, हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी को। आगे दूसरा जो बात है धर्म नीति के अंतर्गत महजरनामा का मतलब है घोषणा पत्र। इसे 1579 में जारी किया था, 1579 में। मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इसके बाद उसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। तीसरा है दीन इलाही, 1582 ईस्वी में से जारी किया गया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए
दीन इलाही यानी अबुल फजल के अनुसार तौहीद इलाही की स्थापना की। बिरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। अब नेक्स्ट है सुलह कूल। तो इसके द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द व शांति स्थापित करने की कोशिश की है। अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु व जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। अब थोड़ा सा आगे और सामाजिक कार्य से संबंधित कुछ तथ्य है इसमें, तो देख लेते हैं। अकबर ने तुलादान, पायबोस एवं झरोखा दर्शन जैसी पारसी परंपराओं को शुरू किया। बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी का खाका तैयार किया था। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी, शराब बिक्री पर रोक लगाई और लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र 16 वर्ष एवं 14 वर्ष निर्धारित की। तो ये सामाजिक कार्य थे अकबर के द्वारा किए गए। मनसबदारी व्यवस्था क्या था अकबर कालीन? तो अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब यानी कि पद, मनसब का मतलब पद होता है, प्रदान किया जाता था। तो जितने भी सैनिक अधिकारी थे सबको मनसब प्रदान किया जाता था यानी पद प्रदान किया जाता था। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुगल काल, अकबर काल में मनसबदारों की सूची कौन रखता था? मीर बख्शी। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। तो पहले मनसब था और फिर बाद में जात और सवार पद भी आरंभ हो गया। लगान व्यवस्था कैसी थी मुगल कालीन, ये देख लेते हैं। तो राज्य की आय का प्रमुख साधन लगान यानी कि भूमि कर था। अकबर कालीन लगान व्यवस्था श्रेष्ठतम लगान पद्धति थी। सबसे पहला इसमें बिंदु है दहसाला व्यवस्था के बारे में जानना, जिसे 1580 में जारी किया गया था। इसे टोडरमल ने प्रारंभ किया। उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। दूसरा है नस्क प्रणाली, जिसे कनकूत प्रणाली भी कहीं कहीं कहा जाता है। इसमें फसल देखकर पैदावार का अंदाजा लगाया जाता था कनकूत प्रणाली में। भूमि नापने के लिए 1586 से 87 ईस्वी में गज इलाही में दरअसल 41 अंगुल मतलब अंगुली से नापा हुआ 41 अंगुल या 23.5 इंच होता था एक गज इलाही में। तो 1586 से 87 ईस्वी में गज इलाही का प्रयोग आरंभ किया गया। राज्य का हिस्सा पैदावार का 1/3 भाग होता था। तो ध्यान रखना, मतलब 33.33%, और अगर भाग में देखना है तो 1/3 भाग। अब है गल्ला बख्शी, जिसे बटाई भी कहते हैं। तो फसल का किसान एवं राज्य में बंटवारा किया जाता था। जब्ती अथवा नकदी, तो पैमाइश और गल्ले के किस्म के आधार पर लगान तय करना, इसे बोलते हैं जब्ती अथवा नकदी। अब कुछ साहित्यिक कार्य भी हुआ है। तो अकबर का काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य में हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को। अब्दुल रहीम खाना ने रहीम सतसही की रचना की थी। तो ये बात ध्यान रखना है। कुछ अनुवाद हुए हैं जिससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफ़ी बनते हैं, खास करके पीसीएस वाले एग्जाम में, तो इसे देखना जरूरी है। महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी आदि विद्वानों द्वारा रज्मनामा के नाम से किया है। फिर है बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। बदायूनी ने अथर्ववेद का अनुवाद शुरू किया है, जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूरा किया। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था। राज तरंगिनी का अनुवाद मोहम्मद शाहवादी ने, और काल्या दमन का अबुल फजल ने, और नल दमयंती का फैजी ने अनुवाद किया था। तो ये सारे अनुवाद के हैं। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सादत रखा है। तो ये बिंदु याद रखना है। पंचतंत्र का अनुवाद हुआ अकबर काल में, अबुल फजल ने किया है। नाम क्या था? अनवर ए सादात। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार भी थे, जैसे दसवंत, वसावन, मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद। कुछ स्थापत्य कला के बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया। किले के अंदर जहांगीरी महल तथा अकबरी महल का निर्माण भी कराया। आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया। इसके कुछ प्रमुख भवन हैं। कौन कौन से भवन हैं? जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम महल। कुछ अन्य तथ्य है जिसके बारे में देखते हैं। जैसे 1575 से 76 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांटा गया। दक्षिण की विजय के बाद संख्या 15 हो गई थी, और 1573 से 74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ हुई।
अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया, जिसका प्रथम बार नेतृत्व कादर एका बीबा ने किया था। अकबर ने 1570 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई, जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल समद था। उसने मोहर नामक एक सोने का सिक्का, 101 तोले का सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसव और 10 रुपये के मूल्य के बराबर गोलाकार सिक्का इलाही चलाया। चांदी का सिक्का जलाली एवं तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। अब जहांगीर के बारे में देखते हैं। तो जहांगीर, जिसका नाम सलीम था दरअसल, का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। उसकी माता आमेर यानी कि जयपुर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई मरियम उज्जमानी थी। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था, शेखू बाबा। आगे देखते हैं। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब जहांगीर का विवाह एवं पुत्र देखते हैं। तो जहांगीर का पहला विवाह मानवाई से हुआ। शाह बेगम राजा मान सिंह की बहन थी और इससे खुसरो का जन्म होता है। ये खुसरो अमीर खुसरो नहीं है, ये खुसरो ये इसका पुत्र है जहांगीर का। दूसरा जगत गोसाई से, राजा उदय सिंह की पुत्री से खुर्रम, जिसका नाम बाद में शाहजहां हुआ, इससे पुत्र था। तीसरा साहिब जमाल, इनसे पुत्र परवेज हुआ था। अन्य बेगम थी जैसे शहरयार। तो जहांगीर का राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश जारी किए, जिसमें मुख्य इस प्रकार थे। शराब व मादक पदार्थों के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाना। रविवार अकबर का जन्म दिवस था जो एवं बृहस्पतिवार, जो जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था, को पशुवध बंद करवा दिया गया था। आगे दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत और किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगा दिया गया। खुसरो का विद्रोह से संबंधित कुछ तथ्य है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1606 में इसने विद्रोह किया था खुसरो, जो जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया और आगरा से भाग निकला। सिख गुरु अर्जुन देव ने उसकी मदद की। 1621 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया। तो ये सारी बातें हैं। फिर साम्राज्य विस्तार। तो जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की, जिसमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, दक्षिण में खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1617 ईस्वी में अहमदनगर और मुगलों से में संधि हो गई। बीजापुर के राजा ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उसे फर्जंद यानी कि फर्जंद मतलब पुत्र होता है की उपाधि दी। खुर्रम की इस सफलता के लिए जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के काल में कांगड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की। जहांगीर के समय 1622 ईस्वी कंधार भारत के हाथ से निकलकर और शाह अब्बास के हाथ में चला गया। आगे है 1622 से 23 में शाहजहां तथा 1626 में महावत खां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महावत खां ने जहांगीर को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था। नूरजहां ने महावत खां के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। यूरोपीय निवासियों का आगमन। तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ अतिरिक्त सहायता दी। वह जेसुइट पादरियों खासकर फादर जेवियर से बहुत प्रभावित था। आगे है, अंग्रेज भी व्यापारिक सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते थे और विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम्स फिंच, एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में नौरोज यानी 9 दिन का पारसी त्यौहार धूमधाम से मनाया। आगे है, उसने आगरा के किले से कुछ दूर तक घंटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से संपर्क कर सकता था। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। तो जहांगीर और न्यायप्रियता, ये तथ्य ध्यान रखना है। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा चलाई। 2 अस्पा में मनसबदार को अपने
इधर है इसका बिंदु। सवार पद को के 2 गुना घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा में 3 गुना रखने अधिक, मतलब ये घोड़े रखने होते थे। 2 अस्पा में 2 गुना घोड़े अधिक रखना है और सिंह अस्पा में 3 गुना घोड़ा अधिक रखना है। नूर जहाँ के बारे में खुद कुछ बिंदु देख लेते हैं। नूर जहाँ के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। 1594 में मेहरुनिसा की शादी अली कुली बेग के साथ हुई। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद मई 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह किया और उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधियां दी। 1613 में नूर जहां को पट्टम हिसी या फिर बादशाह बेगम बनाया गया। उसने नूर जहां गुट का निर्माण किया। नूर जहां का प्रभुत्व शासन में बढ़ता गया, जिसके कारण शाहजहां ने विद्रोह किया। 1621 ईस्वी में नूरजहां ने शेर अफगान यानी अली कुली बेग से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। नूरजहां की मां अस्मत बेगम उसकी मुख्य परामर्शदात्री थी और इत्र की आविष्कारक मानी जाती थी। आगे देखते हैं। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजुक जहांगीरी के रचना फारसी भाषा में की है। तो तुजुक जहांगीरी ये जो हमने देखा था, जो मुगल साम्राज्य के स्रोत थे, उसमें भी ये लिखा हुआ था। एक बाबर का आत्मकथा के बारे में हमने देखा था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाबर के आत्मकथा की भाषा क्या थी, आप मुझे ये बताइएगा। आपको पता ही होगा ही कि उसका आत्मकथा क्या नाम है, लेकिन तुजुक बाबरी नाम है। तो तुजुक बाबरी का भाषा कौन सा था, आप बताइएगा। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया है। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमात एवं उस्ताद मंसूर को नादिल उल असर की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था। कुछ स्थापत्य कला के बारे में बिंदु देखते हैं। जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर की मस्जिद बनवाई। तो अकबर का मकबरा और लाहौर की मस्जिद किसने बनवाई है? सिकंदरा में जहांगीर ने। जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों में सजाने का चलन शुरू हुआ। साज सज्जा की यह शैली जड़ाऊ नक्काशी यानी पेत्रादुरा कहलाती है। तो पेत्रादुरा यानी कि जड़ाऊ नक्काशी। नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा पच्चीकारी और संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के कारण अद्वितीय है। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया। अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। 1627 से 1658 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। शाहजहां, जिनका नाम खुर्रम भी है, का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई, तब शाहजहां दक्षिण भारत में था। उसके ससुर आसफ खां और ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां के आदेश पर उसके सभी प्रतिद्वंदियों और दावर बख्श को समाप्त कर दिया गया। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। उसने आसिफ खां को चाचा और महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी। आगे है कुछ इनसे जुड़े प्रमुख विद्रोह। तो 1628 से 1635 में बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह हुआ। 1628 से 31 के बीच में खाने जहां लोदी के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह हुआ। मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दिया गया है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार किसके शासनकाल में दिया गया था, तो ये बताना होगा इनका नाम शाहजहां के शासनकाल में। आगे है
लेकिन उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। तो शाहजहां ने दक्षिण भारत में महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। इस संधि के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद को मुगलों की दक्षिण के सूबे की राजधानी बनाया गया है। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार पहली बार 1636 से 44 ईस्वी तक रहा और दूसरी बार 1652 से 57 में दोबारा सूबेदार बना। तो 2 बार ये सूबेदार रहा औरंगजेब दक्षिण का। तीसरा है मीर जुमला, जो हीरे और कीमती पत्थरों का व्यापारी था। अपनी योग्यता से गोलकुंडा का प्रधानमंत्री बना था। उसने भी मुगलों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मीर जुमला के सहयोग से ही बीजापुर ने औरंगजेब से संधि की थी और 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब मुमताज महल के बारे में कुछ बिंदु है। तो शाहजहां की सभी प्रमुख संतानें मुमताज से ही उत्पन्न हुई थी। उसकी 14 संतानों में से 7 ही जीवित रहे हैं। इसमें 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थी। ये थे जहां आरा 1614 ईस्वी और दारा सिकोह 1615 ईस्वी, शाह शुजा 1616 ईस्वी और रोशन आरा 1617 ईस्वी, औरंगजेब 1618 ईस्वी, मुराद बख्श 1624 ईस्वी और गौहन आरा 1631 ईस्वी। इनमें से प्रत्येक ने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। जहां आरा दारा सिकोह के पक्ष में थी, रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में और गौहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया था। अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल भी कहते हैं, की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई। उसी की कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। अब कुछ स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। अभी हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। तो बताइएगा मुगल साम्राज्य का कौन सा सम्राट था जिसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। वैसे शाहजहां के काल को तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल वाले मुगल साम्राज्य के सम्राट का नाम। उसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह बनाया। तो ये सब शाहजहां के काल में निर्मित हुआ है। उसने रावी नहर लाहौर तक बनवाई और 3 नहर ए साहिब को ठीक करवाकर उसे 60 मील लंबा कराया और उसका नाम नहर ए शाह रखा है। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जौहर आरा ने बनवाई थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था। साहित्यक कार्य। तो गंगाधर और जगन्नाथ पंडित गंगा लहरी के लेखक शाहजहां के राजकवि थे। आचार्य सरस्वती ने और सुंदरदास, जो सुंदर श्रृंगार और सिंहासन बत्तीसी के लेखक को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा और इनायत खान ने शाहजहांनामा की रचना की थी। दारा सिकोह संस्कृत, अरबी एवं फारसी का विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकों का मैं फिर से पढ़ता हूँ। दारा सिकोह संस्कृत, अरबी एवं फारसी का विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय एवं इब्न हरिकरण ने रामायण का अनुवाद किया। दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर्र अकबर के नाम से किया है। उत्तराधिकार का युद्ध और शाहजहां का अंत। तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ये युद्ध कौन से थे? सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध, जो फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ है। तो इस युद्ध में शाह शुजा शाही सेना से पराजित हो गया था। फिर दूसरा धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और मुराद की सेनाओं के शाही सेना को पराजित किया। फिर तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध, जो 29 मई 1658 को हुआ था। औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने दारा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद शाहजहां को शायद कैद बन कर लिया गया था। हाँ, तो शाहजहां कैदी बना लिया गया और कैद में 8 वर्ष रहने के बाद 22 जनवरी 1666 ईस्वी में
शाहजहां की मृत्यु हो गई। फिर है आगे खजवा का युद्ध, तो औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। फिर है देवराई का युद्ध, तो औरंगजेब ने अजमेर के निकट देवराई के दर्रे में दारा को परास्त कर कैद कर लिया और 30 अगस्त 1659 को उसका कत्ल कर दिया। कुछ अन्य तथ्य भी है, जैसे फ्रेंच यात्री वर्नियर एवं इटली का यात्री मनुची ने शाहजहां के शासन का वर्णन किया है। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताउस था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। तो क्वेश्चन आ जाए, तहार तस्लीम की प्रथा किसने शुरू की थी? तो शाहजहां ने शुरू की थी। अब आगे औरंगजेब का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, ज़्यादा लंबा होने से बोरिंग हो जाता है। देखिए, एक पुस्तक को ना बार बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है और इसी से आ जाएगा क्वेश्चन, और जो नहीं आएगा किसी से नहीं आएगा, और जो आएगा कम से कम वो बन जाना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। उसमें अब समाप्ति कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में मुगल साम्राज्य को। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कुछ मन में हो तो कमेंट करके जाइए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर देख लीजिएगा है कि नहीं है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।